हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स। आइए बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ और प्रश्न सॉल्व करें। आइए क्वेश्चन नंबर 27 आप देखिए। एक मैट्रिक्स है, या व्यू है A इक्वल टू दिस। तो 2A करके उसका क्या निकाल देना है, डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स है ना, ये तो मैट्रिक्स है। 2A निकाला तो वो भी मैट्रिक्स ही बनेगी, और उसके बाद जब ये लगा दिया तो क्या है ये डिटरमिनेंट सारणिक। तब इसका मान कितना होगा ये आपसे कह रहे हैं, और आंसर इसी में चाहिए आपको। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास क्या है, यहां देखिए ए जो मैट्रिक्स है वो है 1 0 0 0 1 0 1 2 4। ये है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। आप क्या निकालिए, आप 2A निकाल दीजिए। 2A 2A कितना हो जाएगा, 2A कितना हो जाएगा। किसी मैट्रिक्स में जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी संख्या से गुणा करते हैं, या किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट में उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक एलिमेंट को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए 2, 0 तो 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिए 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 0 0, और ये हो जाएगा 8। ये हमारे पास आया 2A। ठीक हो गया, ये 2A। यदि मैं इसका डिटरमिनेंट ले लूं, डिटरमिनेंट ऑफ 2A, इसका मैं सारणिक बना लूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 0 2 0 2 4 0 0 8। ये आया समझ में। ठीक है, अब देखो सारणिक और आव्यूह में अंतर है। आव्यूह में जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी संख्या से गुणा करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होगा। जबकि डिटरमिनेंट के क्या रूल है, यदि आप कॉमन लेंगे तो किसी एक रो से आएगा या किसी एक कॉलम से आएगा। आप देखिए यहां से 2 कॉमन है तो एक तो 2 बाहर आ गया, यहां भी 2 कॉमन है तो यहां से भी 2 बाहर आ गया। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और यहां से भी आप देखो 2 कॉमन ले रहा हूं। आप फिर से देखिए, इसको थोड़ा और देखिए, आप यहां लिख देता हूं, क्योंकि मुझे जिस रूप में आंसर चाहिए मैं उस रूप में कर रहा हूं। आप देखिए, मैं 2A जो है, डिटरमिनेंट ऑफ 2A जो है, क्या कर रहा हूं, इससे 2 कॉमन ले रहा हूं, तो 2 आ गया, इंटू यहां से 2 कॉमन ले रहा हूं, इंटू यहां से भी 2 कॉमन ले रहा हूं, तो अब क्या बचेगा। देखो किसी रो से मैंने 2 बाहर निकाल दिया, तो यहां से 2 का डिवाइड हो जाएगा, यहां 2 का डिवाइड हो, 2 का डिवाइड हो, मतलब 2 कॉमन ले ले तो 1 0 1 1 0 1, 2 से डिवाइड कर लिए 1 1 2 1 1 2, और इसको देखिए 0 0 4, ये आ गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं, मैट्रिक्स में जब एलिमेंट किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। या आप कहीं से कॉमन निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स में कोई कॉमन आप निकालते हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट में वो कॉमन होना चाहिए, प्रत्येक रो में वो कॉमन, या प्रत्येक कॉलम में वो कॉमन होना चाहिए। जबकि डिटरमिनेंट जो सारणिक, उसमें क्या नियम है कि किसी एक रो में यदि कुछ कॉमन है वो बाहर आ जाएगा, सब एलिमेंट नहीं। जैसे एक रो देख लिया या एक कॉलम देख लिया, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया। और ये एक्चुअली है क्या, ये इसका डिटरमिनेंट है। इसका यदि मैं डिटरमिनेंट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसी का मैं यदि डिटरमिनेंट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट बनाऊंगा तो 1 0 1 0 1 2
004 ये समझ रहे। इसका मैं जब डिटरमिनेंट बनाऊंगा तो 101 012 004 और ये क्या है आपके पास, ये भाई ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है। तो आपके पास रिजल्ट के रूप में क्या आया कि डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये क्या है, ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये वाला आंसर करेक्ट है। ध्यान से समझिए इसको। मैं क्या आपसे कह रहा हूं कि यदि मैट्रिक्स में मुझे कुछ कॉमन निकालना होगा ना तो प्रत्येक एलिमेंट में होना चाहिए वो कॉमन। जबकि डिटरमिनेंट का रूलिंग क्या है, यदि कुछ कॉमन निकालना चाहते हो तो किसी रो के एलिमेंट में वो कॉमन होना चाहिए या किसी कॉलम के एलिमेंट में होना चाहिए। तो यहां रो से 2 कॉमन आ गया, यहां रो से 2 कॉमन आ गया, यहां रो से 2 कॉमन आ गया, तो 8 कॉमन आ गया कुल मिलाकर के। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 बाहर आ गया। अब जब 8 बाहर आ गया तो ये क्या बना, ये बना डिटरमिनेंट ऑफ ए। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मैं डिटरमिनेंट बनाना चाहूंगा तो ये चेंज हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएंगे, ऐसे इस रूप में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप इसको जो है ध्यान करेंगे, दिमाग में इस बात को डाल देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा, उससे आप और ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। जैसे अब इसका आंसर क्या लिख देंगे, विकल्प सी 8 डिटरमिनेंट ऑफ ए सही उत्तर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, डिटरमिनेंट 8 डिटरमिनेंट ऑफ ए सही उत्तर है। ठीक है, ये आंसर तो आपका क्लियर हो गया। अब मैं एक चीज आपसे और कह रहा हूं समझाने के लिए आपको। माना ये कोई मैट्रिक्स है, ये आरब्यू है 2 4 6 8 फॉर एग्जाम्पल। ये मैं यदि 2 कॉमन लेना चाहता हूं, 2 इसके बाहर करना चाहता हूं, ठीक है ना, इसके बाहर में 2 लाना चाहता हूं तो प्रत्येक जगह से 2 कॉमन आएगा। आप देख रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं 2 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स में कुछ कॉमन निकालना चाहते हो तो प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन आएगा बाहर। यहां पे 2, यहां से 2 आ गया, नहीं समझ रहे, 2 2 2 2 प्रत्येक जगह कॉमन है ना। ये 2 इंटू 1 है, ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है, ये 2 इंटू 4 है, तो सब में कॉमन क्या है 2 2 बाहर आ गया, यहां पर 1 2 3 4 आ गया। ठीक है ना, दूसरे शब्दों में यदि किसी मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा। पर डिटरमिनेंट का रूलिंग ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में यदि कोई डिटरमिनेंट ऐसा है तो आप सरलता के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 2 कॉमन इस रो से ले लेंगे इंटू 2 कॉमन इस रो से ले लेंगे। अब यहां पर बच जाएगा 2 कॉमन आ गया तो 1 2 2 कॉमन आ गया तो 3 4। ये देख रहे हैं, यहां 4 कॉमन आ गया, समझ लो कॉमन क्या बोलेंगे 2 2 जा 4 4 बाहर आ गया। और यहां कितना आया था 2 आया था। तो ये आपको ध्यान करना है कि डिटरमिनेंट का रूलिंग क्या है, डिटरमिनेंट के लिए रूल क्या है और मैट्रिक्स में रूल क्या है। ठीक हो गया, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो इस हिसाब से अपने फंडामेंटल को आप क्लियर करेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की रूलिंग मल्टीप्लाई के केस में क्या है। ठीक है चलिए, यदि एक सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों के संगत अवयव समानुपाती हों तब उसका मान क्या होगा। ठीक है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ 2 rows are in proportion, if the elements of 2 rows are in proportion,
then what will be the value of that determinant. जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, मैं लिखता हूं 2 3 4 2 3 4 5 2 9। यदि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आपको इसको खोलने की आवश्यकता नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। इस रो में भी 2 3 4 है, इस रो में भी 2 3 4 है। यदि किन्हीं दो रो या किन्हीं दो कॉलम्स के एलिमेंट सेम हैं किसी मैट्रिक्स के, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यहां पर दो रो के मान समान है, 2 3 4 2 3 4। 2 रो सेम हो गए कि नहीं हो गए? 2 रो सेम हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, तो एलिमेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? डिटरमिनेंट की 0 हो जाएगी। या कोई दो कॉलम हो, जैसे मैं कहूं यहां पर यही चलो एक उदाहरण लिख लेता हूं। माना ऐसा होता 2 3 4 या 2 4 9 2 3 9 4 5 8, माना ये। तो इसके देखो ये जो कॉलम है ना 2 2 3 3 9 9, ये दो कॉलम के एलिमेंट सेम है, इसकी वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, परंतु ये जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है ये क्या कह रहा है? ये कुछ और कह रहा है। ये क्या कह रहा है आपसे? ये इस रूप में कह रहा, मानो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 3 2 4 5 2 6 9 6 12 फॉर एग्जाम्पल ऐसा है। 3 2 4 5 2 6 9 6 12। अब इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंटों में क्या आपको समानता आ रही है? यहां से आप देख रहे हैं मैं 3 कॉमन ले सकता हूं, तो यदि आपने 3 कॉमन ले लिया तो 3 बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया? 3 2 4 5 2 6 2 कॉमन आ गया। तो इस रो के एलिमेंट से मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, यहां पर बच गया 3, यहां पर बच गया 2, यहां पर बच गया 4। 3 2 4 3 2 4, दो रो के एलिमेंट सेम हो गए, टू एलिमेंट्स ऑफ 2 रोज आर सेम, सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 0, और 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब आप देखो, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्ति किन्हीं दो पंक्तियों के संगत अवयव समानुपाती हो। समानुपाती का अर्थ हुआ कि इसमें अनुपात 1/3, इसमें अनुपात 1/3, इसमें अनुपात 1/3। या भी कह सकते हैं कि इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये भी समानुपाती कह सकते हैं आप इसको। 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 से मल्टीप्लाई किया 12, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उसका मान आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट इज 0। आया समझ में? समानुपाती है, इसका 3 गुना है ये अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक है डियर उसके, तो ये प्रॉपर्टी आपकी थी। तो इसमें आपका आंसर क्या हो रहा है? यहां पर मैं आपसे एक चीज और कह दूं कि यहां पर पंक्तियों की जगह स्तंभ भी होगा ना, तब भी रिजल्ट सेम है। ठीक हो गया, तो मैं लिख देता हूं विकल्प सी 0 सही होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया आपका? क्वेश्चन नंबर था ये आपका 28 क्वेश्चन आंसर भी चेक कर लो साथ साथ। ओके, सी ऑप्शन सही है। अब आप देखो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप, इसको मैं हटा देता हूं, आपको दिखने में कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है। देखिए इसको मैंने हटा दिया। यदि x बिलोंग्स टू r, x r में है, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है, x की वैल्यू इसके बीच है, और ये वाला डिटरमिनेंट इस वाले डिटरमिनेंट के बराबर क्या दिया हुआ है, यहां पर लिख लेता हूं 2 sin x -1 sin x। ये डिटरमिनेंट किसके बराबर हो गया? 3 -4 0 और sin x। ये दोनों डिटरमिनेंट बराबर है।
इस बात को आप जानते हैं कि यदि ये मैट्रिक्स होती तो आप संगत अवयवों को बराबर करते, यदि आप भी होता, पर ये आप भी नहीं है, क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में वैल्यू निकाली जाती है, तो वैल्यू कैसे निकलेगी, इसकी मल्टीप्लाई से, तो कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स, माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस, अब 1 की मल्टीप्लाई -1, तो -1 पे +1 हो गया, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकाली, इसकी मल्टीप्लाई से 3 sin एक्स माइनस, अब इसकी इससे तो 0 हो गया, इतना ही हो गया। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके करते हैं फैक्टर करते हैं इसके गुणनखंड। कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई 2 sin स्क्वायर है, इसका तो इसके दो पार्ट ऐसे करिए कि जोड़ घटा के तो -3 sin एक्स आ जाए और गुणा करके 2 sin स्क्वायर एक्स पॉजिटिव आ जाए। तो चलिए मैं करता हूं, 2 sin स्क्वायर एक्स मैंने लिख दिया -2 sin एक्स माइनस sin एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -2 sin एक्स माइनस sin एक्स कितना, -3 sin एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आप देखिए 2 sin एक्स कॉमन आ रहा है, यहां पर बच गया sin एक्स -1। ठीक है, यहां -1 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचा sin एक्स -1 इज इक्वल टू 0। फिर ये कॉमन आ गया दोनों में, तो कितना हो गया sin एक्स -1 और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2 sin एक्स -1 इज इक्वल टू 0। यदि ये 0 है, इफ sin एक्स -1 इज इक्वल टू 0, यदि ये 0 है तो इसका मतलब हुआ sin एक्स इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू π/2, क्योंकि यहां पर आपको दे रखा है इन्होंने 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू π/2, मतलब कोण के मान या तो 0 हो सकता है, π/2 हो सकता है, या इसके बीच हो सकता है, इससे बाहर नहीं जाएंगे, तो इसलिए x इज इक्वल टू π/2। ठीक, यहां से देखिए आप 2 sin x -1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ 2 sin x इज इक्वल टू 1, तो sin x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो x इज इक्वल टू साइन कितने पे होता है 1/2, आप बोलेंगे 30, sin 30 मतलब π/6, तो x की 2 वैल्यूज हो गई π/2 तो π/6, क्योंकि और भी कई वैल्यूज पे होता है sin x 1/2, पर हमने किसके लिए देखना है, 0 से π/2 के बीच में देखना है। 0 हो सकता है, π/2 हो सकता है, x का मान या इसके बीच, ये दो वैल्यूज हो गई, x इज इक्वल टू π/2 एंड π/6। तो x का मान बताइए कौन सा सही है, देखो π/2 π/6, ये वाला सही है, फर्स्ट वाला, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 29 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 चेक कर लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 29, यस ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। तो चलिए मैं यहां पर आंसर लिख देता हूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप यहां पर लिख दीजिए विकल्प ए, विकल्प ए क्या है, π/6 व π/2 सही उत्तर है। आ गया समझ में? ठीक है दोस्तों, मेन बात क्या है कि ये डिटर्मिनेंट है, सारणी क्या है, इनकी वैल्यू निकाली जाती है। ऐसा नहीं कि दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा नहीं होता, वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक हो, ठीक है दोस्तों, चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, डेल्टा कह लीजिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, कोई डिटर्मिनेंट है, कोई सारणिक है। यदि A31, A32, A33 क्रमशः
A31, A32, A33 की सहखंड हों। अब आप सहखंड जानते हैं, कोफैक्टर, ठीक है, ये कोफैक्टर है किसका, इसका, ये कोफैक्टर है किसका, इसका, ये कोफैक्टर है किसका, ये इसका, ये सहखंड है इसका, ये सहखंड है इसका, ये सहखंड है इसका, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, A21, देखिए ध्यान से देखिए, इसको बड़े ध्यान से देखिए, A21, A31, ध्यान दीजिए, एक बार लिख लेता हूं, A22, A32 प्लस A23, A33। देखिए A21 ये वाला एलिमेंट है, और A31 इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, सहखंड, ये एलिमेंट ये है और सहखंड इसका है। A22 एलिमेंट ये है और ये इसका सहखंड है, तो एलिमेंट ये और गुणा गया इसका सहखंड, प्लस एलिमेंट ये है और A33 मतलब इसका कोफैक्टर, इसका सहखंड। आप समझ रहे हैं, A21 गुणा गया इसका सहखंड, प्लस A22 गुणा गया इसका सहखंड, प्लस A23 गुणा गया इसका सहखंड, A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस, प्लस A22 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस, प्लस A23 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस। इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू 0, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। एलिमेंट ये और कोफैक्टर किसी और रो के, इस रो के एलिमेंट ले रहा हूं और कोफैक्टर इस रो के ले रहा हूं या इस रो के कोफैक्टरों के साथ गुणा कर रहा हूं तो 0 हो गया, समझ रहे। माना मैंने क्या लिया, A11 इंटू A31 कैपिटल, मतलब A11 इंटू A31 प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33, ये वाला एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, प्लस ये वाला एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, प्लस ये वाले एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर, ये भी आपका 0 हो गया, ठीक है, समझ गया, ठीक है। या इसको ले लो, A11 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस A21 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस A31 इंटू इसका कोफैक्टर, ये भी 0 होगा, ठीक है। तो यहां तो आपको आंसर मिल गया 0, ठीक। परंतु यदि मैं इसको ऐसा लिख लूं डियर स्टूडेंट, ठीक है, आंसर तो आपका ये है, ठीक है, कि एलिमेंट किसी और रो के और कोफैक्टर किसी और कॉलम के, ऐसा यदि मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एलिमेंट इस रो के और कोफैक्टर इस रो के ले रहा हूं और उनका मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस करके, तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी उसकी। अब मैं और बात पे आता हूं, यदि ऐसा है कि रो भी वही, जैसे मैं कहूं A11 इंटू A11, A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, ये वाला एलिमेंट इंटू इसी का कोफैक्टर प्लस ये वाला एलिमेंट इंटू इसी का कोफैक्टर प्लस ये वाला एलिमेंट इंटू इसी का कोफैक्टर, इसकी वैल्यू हमेशा डिटर्मिनेंट के बराबर आएगी। इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी उसके बराबर आ जाएगी। आइडिया समझ, ठीक है। यदि मैं किसी टाइम इसको A बोल दूं, डेल्टा की जगह बाय मैंने कह दिया A, ठीक है, ऐसा, ठीक है। यदि मैं केवल A से दिखाऊंगा तो वो तो क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स को ऐसे दिखाया जाता है, और डिटर्मिनेंट को दिखाने का तरीका ये, माना मैंने कहा ये था डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर। ऐसे तो खोलते हैं आप, किसी रो के अलोंग किसी डिटर्मिनेंट का विस्तार एक्सपेंशन कैसे करते हैं, A11 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस या जो भी माइनस, हाँ ठीक है, प्लस ही बोलो, प्लस A12 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस A13 इंटू इसका कोफैक्टर। अब यहां पर माइनस अपने आप आ जाएगा, जब इसका कोफैक्टर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितना
डिटर्मिनेंट के बराबर। A31 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस A32 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस A33 इंटू इसका कोफैक्टर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट के मान के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन कभी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। आप लिख देंगे कि इस प्रश्न का विकल्प सी सही उत्तर है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए यहां हम ये काम कर रहे हैं कि आपका जो फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, फंडामेंटल डियर स्टूडेंट क्लियर करिए तो बढ़िया सा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो पेपर में किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। चलिए एक वर्ग आव्यूह, ठीक, ए अव्युत्क्रमणीय है, सिंगुलर है। अब ध्यान रखिएगा अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर, और दूसरा होता है व्युत्क्रमणीय, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। ठीक है, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है, आप जानते हैं कि कोई वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, 0 नहीं है। कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, उसका डिटरमिनेंट बनाया और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, तो वो होती है व्युत्क्रमणीय, नॉन सिंगुलर। तो जब भी आप मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है, तो आप उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं पहले। यदि डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो आप लिख देते हैं मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय है, इसका व्युत्क्रम निकलेगा, मतलब इसका इन्वर्स निकलेगा। व्युत्क्रम का मतलब इन्वर्स, इन्वर्टेबल है वो, उसका व्युत्क्रम निकलेगा ए इन्वर्स। ठीक है, आप लिखते हैं ना कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा लिखते हैं ना। तो यदि 0 हो गया, यदि 0 नहीं है, चलिए पहले ये देखते हैं, यदि 0 नहीं है तो वैल्यू निकल जाएगी, कोई संख्या ही तो आएगी, ये वो हो जाएगा व्युत्क्रमणीय, नॉन सिंगुलर। और यदि ये डिटरमिनेंट 0 हो गया, यदि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो क्या बन गया? वो अज्ञात बन गया, अपरिभाषित बन गया, तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा, ए इनवर्स नहीं निकलेगा, ए इनवर्स की वैल्यू नहीं निकलेगी। ऐसी मैट्रिक्स को, ऐसा वर्ग आव्यूह होता है सिंगुलर, अव्युत्क्रमणीय, सिंगुलर, इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, इसका व्युत्क्रम नहीं निकलेगा। तो यदि एक वर्ग आव्यूह ये अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर कहलाता है, मतलब नहीं, व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका इनवर्स नहीं निकलेगा, अव्युत्क्रमणीय कहलाएगा यदि क्या हो, यदि ये वाला आंसर सही, यदि उसका डिटरमिनेंट क्या हो, 0 हो जाए। ठीक, एक साल आप ध्यान रखना, एक साल पेपर में क्या आ गया, एक साल पेपर में जो स्टूडेंट आ गया उसने अव्युत्क्रमणीय नहीं लिखा, उसने लिख दिया सिंगुलर हिंदी में, इंग्लिश में तो था ही लिखा हुआ सिंगुलर, उसने हिंदी में भी सिंगुलर लिख दिया। ठीक है, ठीक है ना, कि सिंगुलर आव्यूह कौन है, या आप कह सकते हैं क्वेश्चन इस टाइप का था कि एक वर्ग आव्यूह ए सिंगुलर है, एक वर्ग आव्यूह ए सिंगुलर है, तो इनमें से माना कौन सा सत्य है। अब बच्चे हो कंफ्यूज, उन्होंने कहा सिंगुलर क्या हुआ, उन्होंने तो पढ़ा था अव्युत्क्रमणीय हिंदी वाले बच्चों ने, और वो क्वेश्चन गलत करके आ गए, ऑप्शन गलत करके आ गए। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में भी समझना है, हिंदी में भी समझना है, सिंगुलर, सिंगुलर बोलो, अव्युत्क्रमणीय बोलो, यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया, किसी वर्ग आव्यूह की सारिणी का मान 0 हो गया, तो वो अव्युत्क्रमणीय है,
उसका इनवर्स नहीं निकलेगा, ए इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे आप जो आपका सिंगुलर हो जाए। ठीक हो गया। और यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो वो क्या हो गया, व्युत्क्रमणीय हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। ठीक है, तो इस रूप में डियर स्टूडेंट आपने इक्वेशन करना है। आ गया समझ में? ठीक है ना। चलिए और आगे देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32। पहले 31 का आंसर लिख लेते हैं। एक वर्गाव्यूह अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर होगी यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा। मैं लिख देता हूं वर्गाव्यूह, ऐसा लिख दीजिए, विकल्प डी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 सही होता है। ठीक है, अब इसको देखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि a इज इक्वल टू 63 डिग्रीज और b इज इक्वल टू 27 डिग्रीज, तो इस डिटरमिनेंट का मान बताइए। इस सारणिक है, डिटरमिनेंट है। ठीक हो गया, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप देख रहे हैं साइन ए की जगह पर रख दो 63। ठीक है, या चाहे बाद में रखते हैं, अभी रहने दो, अभी नहीं रखते, बाद में रखते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं साइन ए माइनस साइन बी कॉस ए कॉस बी, दिस इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट है, इसका मान कैसे निकलेगा, इसकी मल्टीप्लाई से साइन ए कॉस बी, इसके मल्टीप्लाई से साइन ए कॉस बी माइनस इसके मल्टीप्लाई से तो कॉस ए माइनस आ जाएगा माइनस साइन बी। ठीक है, कॉस ए माइनस साइन बी, तो माइनस कॉस ए साइन बी होगी। बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल गया, तो साइन ए कॉस बी माइनस माइनस प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, ये सूत्र किसका है, साइन ए प्लस बी का है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए कितना है 63 डिग्री प्लस बी कितना है 27 डिग्री। वैल्यू रख लेता हूं, साइन ए प्लस बी आया ना, ए की जगह पे 63, बी की जगह पे 27, तो कितना हो गया साइन 0 90 डिग्री और साइन 90 कितना 1, साइन 91। ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट में वैल्यू निकाली जाती है, बस दिमाग में आपके होना चाहिए। ठीक हो गया, सारणिक में मान निकाला जाता है और मान ऐसे निकलता है इसका मल्टीप्लाई करके। तो आप लिख देंगे विकल्प B 1 सही होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में इन क्वेश्चंस को आप करें। ठीक है, आप भी तैयारी करिए, मैं भी आपके लिए क्वेश्चंस लाता रहूंगा आपके एग्जामिनेशन तक। तो निश्चित रूप में बोर्ड के लिए आपको बड़ी मदद मिलेगी। प्रैक्टिस बढ़िया करिए, मैथ्स में प्रैक्टिस बढ़िया करेंगे तो एग्जाम में खूब तेज से आपका हाथ चलेगा, खूब तेजी से दिमाग भी चलेगा और पूरा 3 घंटे में आप अपने पेपर को पूरे 100 में से 100 हल करके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।